बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल राइट। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था अबाउट लॉ ऑफ मैस एक्शन। आज भी हमने उसी को देखना है, लेकिन हमने उसको जनरल रिएक्शन के लिए देखना है। याद रखिएगा, दो अलग तरह से क्वेश्चन आता होता है। लॉ ऑफ मैस एक्शन जनरली उसकी स्टेटमेंट और डेरिवेशन बताएं, या लॉ ऑफ मैस एक्शन फॉर जनरल रिएक्शन। अगर आपके क्वेश्चन में जनरल रिएक्शन का क्वेश्चन होगा तो आपने उसको कंफ्यूज नहीं करना। जो हम आज पढ़ रहे हैं, जो आज हमें डेरिवेशन करनी है, वो लिखनी है आपने। लेकिन अगर आपको सिंपल क्वेश्चन आ गया है कि जी स्टेट लॉ ऑफ मैस एक्शन एंड डिराइव इट, ठीक है, तो डिराइव के केस में सिंपल आपने जो हमने कल पढ़ा है उसको लिखोगे। लेकिन अगर जनरल रिएक्शन का वर्ड यूज़ हो गया है आपके क्वेश्चन में, तो अगर आप पिछले वाला लिखोगे या कल जो हमने पढ़ा है वो लिखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है याद रखिएगा कि जनरल रिएक्शन में क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, और अगर आपको वैसे क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड डिराइव, तो उसके लिए आपने क्या आंसर करना है। ओके, अगेन हम इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे और इसकी डेरिवेशन को, बट फॉर जनरल रिएक्शन। अच्छा जी, अब हमने इसको अप्लाई करना है किस रिएक्शन पे। अच्छा, जो प्रीवियसली हमने रिएक्शन डिस्कस किया था उसमें सिंपल हमने कहा था A+B गोज टू C एंड D। अब यहाँ पर आपको एक डिफरेंट चीज़ क्या नज़र आ रही है, यहाँ पर A के साथ एक स्मॉल a लिखा हुआ है, B के साथ स्मॉल b लिखा हुआ है, इस तरह C और D के साथ स्मॉल c और स्मॉल d लिखा हुआ है, जो इस चीज़ को शो कर रहा है कि अब हम जनरल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब हम साथ में उनके नंबर ऑफ मोल्स की भी बात करेंगे। ठीक है, तो जो कैपिटल A है ये आपका रिएक्टेंट है, और जो स्मॉल a है ये उस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहो कि 2Cl2 रिएक्ट करेगा, तो इसका मतलब ये है कि Cl2 आपका रिएक्टेंट है, और 2Cl2 जो आपने बोला है, यानी जो पहले आपने 2 लिखा है उसके साथ, वो 2 उसके नंबर ऑफ मोल्स है, यानी 2 मोल्स ऑफ Cl2। और जो बाद वाला 2 है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो सिंबल के साथ 2 लिखा होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं दोबारा से, ये अगर आपके पास Cl2 लिखा हुआ है और इसके साथ आपके पास यहाँ पर भी 2 है, तो इस 2 का मतलब ये होता है कि Cl ने Cl के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। लेकिन इस 2 का मतलब क्या है, 2 मोल्स ऑफ Cl2। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास H2 है, तो H2 का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास क्या हो, आपके पास हो 3H2, अगर मैं 2 में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास हो 3H2, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो H2 है, दिस शोज कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं। लेकिन अगर आपके पास 3H2 है, तो 3H2 का मतलब ये है कि H2 के 3 मोल्स, ठीक है, यानी H2 3 मोल्स हैं हमारे पास उसके। यानी आपके जो सिंबल के इस साइड पे लिखा होता है, लेफ्ट साइड पे लिखा होता है, वो क्या होते हैं, वो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास ये A है, A के इस साइड पे जो स्मॉल a है, दैट शोज द नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह से B का जो स्मॉल b है, दैट शोज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D। ठीक है, और चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए फॉरवर्ड भी जाएगा और रिवर्स भी जाएगा। बाकी सारी डेरिवेशन हमारी सेम है, लेकिन फ़र्क क्या आया है, फ़र्क हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का आया है। और नंबर ऑफ मोल्स का और बॉन्डिंग का फ़र्क आपको पता होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि 3H2 और H2 या 2Cl2 में दोनों 2 क्या इंडिकेट करते हैं, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं जी। पीछे जो हमने पढ़ा था वो हमने सिंपल पढ़ा था A+B गोज टू C+D। यहाँ पर क्या चेंजिंग आई है, यहाँ पर स्मॉल a आ गया, साथ स्मॉल b आ गया, स्मॉल c आ गया और स्मॉल d आ गया, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि उनके साथ हम नंबर ऑफ मोल्स की भी बात कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके, लेट मी रिमूव इट।
ओके जी, ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको कि पीछे हमने किस इक्वेशन की बात की थी और अब किस इक्वेशन की बात करेंगे। अब जिसकी बात करेंगे उसमें साथ में नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे, बस इतना सा डिफरेंस है। ओके जी, स्टेटमेंट इसकी क्या है, पिछले स्टेटमेंट और इस वाले स्टेटमेंट में फ़र्क क्या है ये भी देखिएगा ज़रा। पीछे हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, यानी जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनके एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट। यहाँ पर भी उनके एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट ही है, यानी उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन का या उनकी अमाउंट का प्रोडक्ट ही है। पहला पार्ट जो है आपकी स्टेटमेंट का वो सेम है, द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स। पहला पार्ट बिल्कुल सेम है। फर्क का आता है अगेन, जैसे मैंने आपको भी बताया कि फर्क सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स का है, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, रेज टू पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, यानी हमने नंबर ऑफ मोल्स को उसकी पावर बना देना है। ठीक है, यानी अगर 2Cl2 लिखा हुआ है तो Cl2 लिख के ब्रैकेट्स डाल के और उसके ऊपर हमने स्केयर लिख देना है, और जो स्केयर है वो ये शो करेगा कि उसके 2 मोल्स हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट में फ़र्क रखिएगा जनरल रिएक्शन वाली और सिंपल स्टेटमेंट में। सिंपल स्टेटमेंट सिर्फ हमें ये बताती है कि आपके जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनके एक्टिव मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जितनी ज़्यादा रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होंगे, जितने ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे, जितनी ज़्यादा उनकी कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज़ यहाँ पर ऐड की है जो कि उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर भी डिपेंड करता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, बिकॉज अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होगी तो आपका जो केसी आप निकाल लोगे या जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन निकाल लोगे वो आपका गलत आएगा। ठीक है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है पॉइंट आपकी स्टेटमेंट में वो भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो ए और बी हैं, और उनके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो हमारे पास स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आर एफ। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिएक्टेंट्स के, एक्टिव मैसेज के, प्रोडक्ट के, और एक चीज ऐड क्या हुई, रेज टू द पावर टू देयर नंबर ऑफ मोल्स। हमने ए और बी रिएक्टेंट्स लिए, उनके एक्टिव मैसेज लिए, यानी उनके साइड्स पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दी। एक चीज ऐड क्या की, द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हमने उसकी पावर बना दिया है। ठीक है, ए के नंबर ऑफ मोल स्मॉल ए थे तो स्मॉल ए को हमने उसकी पावर में लिख दिया, बी के नंबर ऑफ मोल स्मॉल बी थे तो स्मॉल बी को हमने उसकी पावर में लिख दिया। तो स्मॉल ए स्मॉल बी सिंपल कोई न्यूमेरिकल नंबर ऑफ मोल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर H2 है, उसके 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो आपका जो स्केयर में आएगा वो जो पावर में आएगा वो 2 आ जाएगा, यानी स्केयर आ जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को खत्म करेंगे, इक्वल आ जाएगा, और आपके पास आ जाएगा जी इक्वल्स टू के एफ। आपके पास क्या है जी, रेट कांस्टेंट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्रीवियसली किया था। के एफ हमने वहाँ पर रेट कांस्टेंट लिया था फॉरवर्ड रिएक्शन का। सारा कुछ वही है, सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट हमने की है कि हमने ए की पावर स्मॉल ए लिख दिया और बी की पावर स्मॉल बी लिख दिया। दैट शोज द नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह से हमारे पास रिवर्स रिएक्शन आएगा, बिल्कुल वैसे ही। रिवर्स रिएक्शन में हमारे रिएक्टेंट्स क्या होंगे, असल में हमारे प्रोडक्ट्स, यानी जब हम बैकवर्ड रिएक्शन लिखेंगे तो हम लिखेंगे C प्लस डी गोज टू ए एंड बी, तो वहां पर हमारे रिएक्टेंट्स क्या है, C और D। अब हम C और D से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, C टू द पावर स्मॉल c, दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। इसी तरह से D की पावर स्मॉल d है, दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D। ठीक है, तो अब जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट खत्म करोगे तो के आर आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है जी, रेट कांस्टेंट है। ठीक है जी, अब अगला स्टेप क्या आ जाता है जी हमारे पास, इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिख दिया हमने, के एफ इज इक्वल्स टू के सॉरी आर एफ इज इक्वल्स टू के एफ ए इंटू बी रेज टू द पावर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। इसी तरह से हमने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखा, आर आर इज इक्वल्स टू के आर सी इंटू जी रेज टू द पावर सी एंड डी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिख दिया,
रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी लिख दिया। अब हमें पता है जी कि जब दोनों रेट बराबर होंगे तो वहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो आर एफ जो है वो आर आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। तो आर एफ की अगर हम वैल्यू पुट करेंगे और आर आर की भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी इज इक्वल्स टू के आर सी एंड डी रेज़्ड टू द पावर स्मॉल सी एंड डी द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है जी, वैल्यूज पुट कर दी के एफ की, आर एफ की और आर आर की। अब हमने क्या करना है, हमने कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर लेना है और हमने अपनी वैल्यूज को एक साइड पे कर लेना है। यानी के एफ ओवर के आर हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। और हमें पता है जी के एफ ओवर के आर किसके इक्वल है, पहले भी हमने पढ़ा, के एफ ओवर के आर इज इक्वल्स टू के सी। तो के सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। बिल्कुल वही इक्वेशन आई है, बिल्कुल ही के सी की वैल्यू आई है। फर्क अगेन क्या है, डिफरेंस क्या है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर दिए हैं। हमने जनरल रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन को डिराइव कर लिया है। ओके जी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को किस तरह से लिखेंगे। हम केसी को किस तरह से लिखते हैं। केसी के अभी याद रखिएगा, फाइनल एक्सप्रेशन याद रखिएगा जो भी हमने पढ़ा है। फाइनल एक्सप्रेशन मैंने पढ़ा सी इंटू डी ओवर ए इंटू बी, और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमने क्या बना देनी है, पावर बना देनी है। यानी केसी को हम कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। ओके जी, सो लेट्स राइट इट। आपकी बुक पे ये एग्जांपल दी हुई है जी, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड द रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, ये आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे दी उन्होंने, N2 + O2 गोज टू 2N2। अब अगेन यहाँ पर आप लोग देखो, आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आ जाएगा आर एफ। फॉरवर्ड रिएक्शन है तो उसमें कौन से एक्टिव मैसेज आएंगे, रिएक्टेंट्स N2 और O2। अब N2 और O2 की पावर हमने कोई नहीं लिखी, क्यों, क्योंकि N2 और O2 के लेफ्ट साइड पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, तो पावर 1 हम नहीं लिखते। ठीक, इसी तरह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है तो रिवर्स रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट्स पे। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, NO। अब NO के चूंकि लेफ्ट साइड पे 2 लिखा हुआ है इसलिए हम उसको क्या बना देंगे, उसकी पावर बना देंगे। अगर लेफ्ट साइड पे कोई डिजिट लिखा होगा, लेफ्ट साइड पे कोई नंबर लिखा होगा तो उसको आप पावर बना दोगे, क्योंकि जो अगर लेफ्ट साइड पे नंबर लिखा हो तो वो इंडिकेट करता है कि ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है जी, आपने लिख दिया, रेट ऑफ फॉरवर्ड लिख दिया, रिवर्स लिख दिया। अब दोनों बराबर हो जाएंगे और केसी में हमारे पास ऊपर प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, नीचे रिएक्टेंट्स आ जाएंगे। प्रोडक्ट्स जो NO था उसको हमने ऊपर लिख दिया, N2O2 को नीचे लिख दिया है। N2O2 के नंबर ऑफ मोल्स 1 है इसलिए हमने उन्हें नहीं लिखा। NO के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 2 हैं इसलिए हमने उसको उसकी पावर बना दिया। ठीक है, तो केसी लिखना मत भूलिएगा, बिकॉज रिमेंबर हर पास पेपर में, कोई पास पेपर उठा के देख लो, 1 या 2 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट हैं केसी लिखें। इस रिएक्शन का रिएक्शन आपको गिवन होगा, इसका केसी लिखें। ठीक है, तो केसी लिखना बहुत, मुफ्त के 2 नंबर हैं ये। ठीक है, तो ये मुफ्त के 2 नंबर, सिंपल सी एक अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी सी समझ है कि सिंपल आपने क्या करना है, प्रोडक्ट्स को ऊपर लिखना है, रिएक्टेंट्स को नीचे लिखना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि अगर उसके लेफ्ट साइड पे कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसको उसकी पावर बना देना। इस तरह से आप कैसे लिख लोगे। स्टेप्स को आपने लाजमी फॉलो करना है, पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना है, फिर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखना है, फिर केसी लिखना है, जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। N2 + 3H2 गोज टू 2NH3। अब N2H2 और NH3 हमारे हो गए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। जो चीज़ इनके लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है वो उनके हो गए नंबर ऑफ मोल्स, यानी N2 के लेफ्ट साइड पे क्या है, 1। ठीक है, इफ आई पिक अ पॉइंटर तो ये आपको N2 नजर आ रहा है, N2 के इस साइड पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो इसलिए N2 की पावर कुछ भी नहीं आएगी। इसी तरह से आपके पास 3H2 है तो H2 की लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, 3, तो उसकी पावर क्या आएगी, 3, यानी H2 की पावर क्या आ जाएगी, 3। इसी तरह से आपके पास 2NH3 है तो 2NH3 के लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, 2, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, NH3 की पावर 2। ठीक है, तो केसी लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे,
फिर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखेंगे, लेट मी रिमूव इट। ओके, केसी जब हम लिखते हैं तो हमने कहा ऊपर हमने प्रोडक्ट्स लिखने हैं, नीचे हमने रिएक्टेंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है जी, NH3 है। एक्टिव मास का मतलब है हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अगली बात जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि NH3 के ऊपर चूंकि 2 लिखा हुआ है तो हम इसकी पावर में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। रेशो के नीचे हमारे पास क्या आ जाते हैं जी, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में हमारे पास N2 है, N2 को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देंगे। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है जी, H2 को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देंगे। और अगली बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि H2 के लेफ्ट साइड पे 3 लिखा हुआ है तो 3 को हम क्या लिख देंगे, इसकी पावर लिख देंगे। सो दिस इज हाउ वी राइट केसी, इट्स वेरी सिंपल। ऊपर प्रोडक्ट्स, नीचे रिएक्टेंट्स, लेफ्ट साइड पर कोई डिजिट है तो वो उसकी क्या बन जाएगा, पावर। जिस तरह से NH3 के लेफ्ट साइड पे 2 था वो उसकी पावर बन गया, H2 के लेफ्ट साइड पे 3 था वो उसकी पावर बन गया, N2 के लेफ्ट साइड पे 1 था वो उसकी पावर बन गया, और 1 को हम नहीं लिखते, ठीक है। ओके जी, इसको अब देख लेते हैं आपकी बुक पे किस तरह से सॉल्व हुआ है। स्टेप आपको पता है, पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF, जो कि N2 और H2 के इक्वल आ जाएगा, H2 की पावर 3 लिखेंगे। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, और जब आप केसी लिखोगे तो उसमें ऊपर प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, नीचे रिएक्टेंट्स आ जाएंगे, जिस तरह से हमने अभी लिखा N2 इंटू H2 की पावर 3, और ऊपर आपके पास आ जाएगा NH3 की पावर 2, ठीक है। केसी आपको लाजमी लिखना आना चाहिए। ये आपके, मैंने जिस तरह से पहले भी कहा कि मुफ्त के 2 नंबर हैं, ठीक है, और इजी भी है। सो ग्रास्प दिस कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, तो आपने लर्न क्या करना है, यू हैव टू लर्न द लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर जनरल रिएक्शन, और प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा केसी लिखने की, बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड थैंक यू वेरी मच।